हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। तो फिर से एक बार आपको जो 500 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह हम लेकर आए थे, उसमें जितने हमने आपको 12 क्वेश्चंस कराए थे स्टार्टिंग के जो साइंस के अंदर, तो उसके आगे की सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए। आज के ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं अभी एक एक करके इन प्रश्नों को हल कराऊँगा। और सारे प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक बने रहते हैं और देखते हैं इस वीडियो में, तो आपको पता लगेगा कि ये प्रश्न किस दृष्टिकोण के हैं। लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और वैसे ही प्रश्नों का मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ, चुनाव कर रहा हूँ हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। और चलिए देखते हैं आज के ये क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर। कोई टैंकर आपने देखा होगा, पानी का टैंकर आता है, लिव ऑयल का टैंकर आता है, आपने देखा होगा जहाँ बड़े बड़े पेट्रोलियम, जहाँ पे जैसे भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जहाँ पे तेल वगैरह पूरा आयात होता है पाइपलाइनों से और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ देखा होगा आपने इस तरह के टैंकरों को चलते हुए। तो किसी भी तरह का टैंकर यदि तेल से भरा हुआ है और वो जा रहा है समतल सड़क पर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक समान त्वरण से जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि वो रुक रहा है फिर चल रहा है, रुक रहा है फिर चल रहा है, हैं। एक समान त्वरण से यानी एक निर्धारित वेग से जा रहा है। एक लिमिट, समतल सड़क पर एक लिमिटेड निर्धारित वेग से जा रहा है। तो तेल का मुक्त पृष्ठ होगा। अब मुक्त पृष्ठ होगा से क्या तात्पर्य है, तो पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये आपका परवलयाकार या वक्राकार होगा, हैं। कैसा होगा? परवलयाकार या वक्राकार, हैं। आप कोई कंटेनर अगर तेल से भरा हुआ निर्धारित नियत त्वरण से परवलयी वक्राकार, इसका आंसर होगा, क्योंकि तेल का जो पृष्ठ है वो तेल का मुक्त पृष्ठ होगा। तो आप जानते हो, थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देख लेना। लगभग ऐसी गाड़ी में तेल का टैंकर होता है जिसमें तेल जाता है, ऐसी होती है, आपने देखा होगा, है ना। अब तेल सपोज करो कि इस टैंकर में भरा हुआ, फिलिंग करना चालू किया हमने इसके अंदर तेल। तो सपोज करिए कि तेल पूरा तो भरा नहीं रहेगा, यहाँ तक इस सिरे में टच होएगा, वो लगभग यहाँ तक रहता है, लगभग इस तरीके से, है ना। इस तरीके से तेल भरा रहता है। तो जो ये पृष्ठ होगा ना, ये ऊपर का पृष्ठ, ये मुक्त पृष्ठ है उसका। तो ये लगभग कैसा पृष्ठ होता है, ये आपने देखा होगा, इस तरीके से रहेगा वो। आपने कभी बाल्टी उठाई है भरी हुई? आप बाल्टी को हाथ में लेना, भरी हुई बाल्टी को, और आप निश्चित वेग से चलना, आप अपने हिसाब से निश्चित वेग। ये नहीं कि आप बाल्टी को लेकर कभी दौड़ रहे हो कभी रुक रहे हो, चलते रहना उसको लेकर और उस बाल्टी को देखना। तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी उठा हुआ दिख रहा है, कहीं से गिरता हुआ दिख रहा है, कहीं से उठता हुआ दिख रहा है। तो परवलय क्या होता है? ये परवलय कहलाता है। तो इतना नहीं उठता है, लेकिन जो इसकी शेप, अब इसी को कम बनाऊं, यूँ हो सकता नहीं है, ये परवलय तो है। तीसरी रेखा पे मैं आपको बताऊं, इस तरह से। तो ये जो भाग है लोप, ये परवलयाकार है या वक्राकार है, गोल नहीं बोल रहा हूँ, गोलाकार नहीं बोल रहा हूँ, परवलयाकार या वक्राकार। तो इस तरह का ये पृष्ठ होता है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इसका आंसर होगा परवलयाकार या वक्राकार, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 12 तक करा दिया है, 13 से लेकर और अब 24 तक की बात करेंगे आज की वीडियो में, हैं। इसी तरह से मैं कंटिन्यू आपके लिए 500 प्रश्नों का संग्रह लाऊंगा, जिसमें से काफ़ी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके बैठ जाएंगे इजीली, चाहे वो ग्रुप डी हो, पटवार हो, एसएससी हो, स्टेट पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो,
कुछ भी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हैं, सबके दृष्टिकोण से। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण होता है। पढ़ाया है थोड़ा समय पहले, मैंने इसी चैनल पर पढ़ाया है, आप जाके मेरी वीडियो देखें, हैं, मोशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से, उसमें आपको मिलेगा। तो एक समान वृत्तीय गति पर, अब ये माना एक वृत्त है, ये माना एक वृत्त है, कोई कण इस पर गति कर रहा है, ये कण इस पर गति कर रहा है, तो ये हर बिंदु पर, क्योंकि बिंदुओं का बिंदुपथ होता है वृत्त, ये मैंने आपको पढ़ाया था, हर बिंदु पे बढ़ेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होएगी इस तरह से, ये बना के ही बताया था मैंने आपको, इस तरह से, हैं, इस तरीके से हर बिंदु पे इसका बिंदु चेंज होएगा, स्थिति इसकी चेंज होएगी, इसकी दिशा चेंज होएगी। तो ये एक निश्चित वेग से यदि चलता है तो हर बिंदु पर जब ये दिशा चेंज करता है तो समय भी लगभग, इसकी स्पीड में जो परिवर्तन है वो लगभग बराबर ही रहता है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे आएगा तो तेज़ हो जाएगा और वहाँ पे जाएगा तो धीरे हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो ये क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण होता है। तो त्वरण भी जो होता है, जब एक समान वृत्तीय गति पे, जब वृत्तीय गति पे एक समान गति हो रही है तो त्वरण भी क्या होगा, एक समान। क्या आएगा इसका आंसर, एक समान, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 14वें का आंसर एक समान। अगला क्वेश्चन कहता है 15 नंबर का कि किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड, ध्यान से देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन शायद आपने देखे भी नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग एग्जामों में बैठते हैं क्वेश्चन, और देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये तो समझ में आए कि काम की चीज़ है। किसी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज, किसकी उपस्थिति के कारण, किसकी प्रेजेंसी में ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है, बताओ आंसर। आप पॉज करो वीडियो को, सोचो थोड़ा सा, नहीं सोच पाए या नहीं समझ में आ रहा है या नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आइए देखिए। अब ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है, तो ब्लैक बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, मैं वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बात तो एक ही है, ये मार्कर से लिख रहा हूँ। आप कागज़ पे लिखेंगे तो पेन यूज़ करेंगे, तो उपस्थिति किसकी होएगी, आप बल लगा के लिखेंगे, थोड़ा सा हाथ में प्रेशर लेंगे ना पेन का, मैं भी यहाँ प्रेशर लगाता हूँ इसके ऊपर लिखने के लिए, तो फ्रिक्शन, घर्षण की उपस्थिति, फ्रिक्शन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, ब्लैक बोर्ड तथा कागज़ पर लिखना संभव हो पाता है, हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऐसे लल्लू पंजू वाले क्वेश्चन नहीं है जो आया करते थे एग्जाम में, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करो, और यहाँ के क्वेश्चन देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल इसी को पढ़ो, आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप अपनी तैयारी किसी बुक से भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको ज़रूर देख के चले जाना, क्योंकि संभवतः आने वाले क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी देखो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं, लगभग इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन फिर भी इन सब में भी अगर बात करें तो इनका सिलेक्शन करते हैं अपन। अभी देखिए, कमानी तुला एक शुद्ध हिंदी रूप है, स्प्रिंग वाला, कमानी का मतलब स्प्रिंग है, ठीक है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये सिद्धांत इसका किसने दिया था, हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है ये, है किसके, हुक के नियम के सिद्धांत पर। इसका आंसर होगा, ये वैज्ञानिक का नाम आ जाएगा इसमें, क्योंकि हुक ने जो नियम दिया था ना उसके नियम। अब हुक का नियम क्या है, ये तो मैं कोई थ्योरेटिकल पार्ट आएगा तब आपको समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहाँ से हम पढ़ेंगे हुक का नियम। फिर आता है 17 नंबर का क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको मैंने क्यों इंक्लूड किया पता है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। कल एक क्वेश्चन था पिछली वीडियो में, इससे हमारे जो सीरीज चल रही है 500 क्वेश्चनों की, जो ये 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है ना, ये 500 इम्पोर्टेंट क्यूज जो ये सीरीज चल रही है, इसमें कल पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन था कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण लिखाया था मैंने, तो जेट इंजन भी उसी पर कार्य करता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया यहाँ। संवेग
संरक्षण के सिद्धांत पर है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें और याद रखें हैं। ये दोनों क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज मत होना कभी। ये दोनों क्वेश्चन जो रॉकेट का था और ये जेट इंजन का था, एक रजिस्टर बना लें। मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ अभी इस पे, एक मैथ पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ। आप दोनों का एक एक रजिस्टर बना लीजिए और इस वीडियो को देखते वक्त हर टॉपिक का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, आपको लगता है कि वो किताब में नहीं है, उसको लिख लो। इन प्रश्नों को तो कंटिन्यू लिखना चालू कर दो। आज 24 हो जाएंगे, ये 24 को लिखो। रोज़ की वीडियो के प्रश्न देखो और लिखो और उनको पढ़ो अच्छे से। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम अब देखेंगे। तो हाँ, ये याद रखना, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब थोड़ा सा इसमें ये समझ लो कि ये कौन सा संवेग संरक्षण होता है जेट इंजन के लिए? ये रेखिक संवेग संरक्षण होता है। ये और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, रेखिक संवेग संरक्षण, ये पूरा हो गया रेखिक संवेग। क्योंकि आपने देखा होगा जेट विमानों को, है ना, रॉकेट होता है या जेट विमान होता है, बिल्कुल सीधे जाते हैं आसमान में, है इस तरह से घेरे बनाते हुए जाते हैं धुआं का। आपने देखा होगा ऊपर आसमान में आपको दिखता होगा ऐसा, और एक छोटा सा रॉकेट जा रहा होता है इधर पीछे, इस तरह से विक्षोभ बनाता हुआ जाता है वो, है ना। तो इसलिए ये रेखीय संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण तो है ही, लेकिन उसमें भी कौन सा है? रेखीय है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद करें और मेरे द्वारा बताए गए सभी अंतरों को, जो भी अंतर है, जो भी डिफरेंस है, मैं आपको समझाता हूँ, उसको अच्छे से देखते चलें और समझते चलें। अब बात आ जाती है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन कई लोगों को पता नहीं होगा कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। पहले तो ये बताओ कि पलायन वेग क्या होता है। तो देखो, किसी चीज़ को जब हम पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ब्रह्मांड में प्रक्षेपित करें या फेंकें, हैं, या भेजें, तो यदि उसका वेग 11.2 किमी पर सेकंड हो जाता है तो ये वेग क्या कहलाता है? वो पृथ्वी के एकदम जो इतने वायुमंडल है, जो भी उसका मतलब जो वायुमंडल है, इसको पार कर जाती है और वो अंतरिक्ष में चली जाती है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है, यानी पृथ्वी के जो ग्रेविटी फोर्स को तोड़ते हुए वो निकल जाती है, वापस नहीं आएगी, तो उसको क्या कहते हैं? हम पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किमी पर सेकंड। ये लिख लेना आप, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किमी प्रति सेकंड। अब देखिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है आपके लिए। ये 19 नंबर का प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, लगा लेना। 18, यदि चक्कर लगाते हुए स्पेस क्राफ्ट, बोले तो अंतरिक्ष यान, स्पेस क्राफ्ट का मतलब अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए, हैं, ये कोई कक्षा है अंतरिक्ष में, यहाँ एक स्पेस क्राफ्ट है, ये अंतरिक्ष यान है, सपोज करो, हैं, ये कोई अंतरिक्ष यान है ना, ये चक्कर लगा रहा है और उसके अंदर से एक सेब को छोड़ दिया जाए, तो उसकी गति क्या होगी? उस सेब की गति क्या होगी जिसको हम छोड़ रहे हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो ये सुन लो आप कि वो अंतरिक्ष में जो चक्कर लगा रहा है निर्धारित कक्षा में, तो ये जो अंतरिक्ष यान इसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इसका कुछ कारण रहता है। क्यों? क्योंकि ये भी इसके उस कक्षा के केंद्र से क्या है? आकर्षित है, जो उस अंतरिक्ष से बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ है कि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल तो है नहीं ज़मीन का। जो वो सेब हमने यहाँ छोड़ा, यहाँ हमने ये एप्पल छोड़ा, ये एप्पल छोड़ा और वो एप्पल नीचे गिर जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वो एप्पल नीचे तो गिरने वाला नहीं है। अब जब हम उस एप्पल को इस अंतरिक्ष यान से छोड़ेंगे तो ये एप्पल भी क्या होगा? चक्कर लगाने लग जाएगा इस यान के साथ साथ, इसी कक्षा के अंदर। क्यों? क्योंकि उसी कक्षा से हम छोड़ रहे हैं एप्पल को, हैं, और उसी अंतरिक्ष यान से छोड़ रहे हैं, तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा वो एप्पल भी। तो आंसर क्या लिखेंगे? ये समझाया तो आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ना तो
पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स है ना कुछ है, तो हम क्या लिखेंगे, उसकी गति क्या होगी, अंतरिक्ष यान के समान है चक्रण करेगा, है ना, अंतरिक्ष यान के समान चक्रण करेगा, ठीक है, उसी गति से अंतरिक्ष यान के समान चक्रण करेगा उसी गति से, ये आंसर रहेगा। ये समझते हुए चलना, बिल्कुल ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भाई। फिर ये 20वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते। आपने धारावाहिक देखा होगा, बहुत सारे ऐसे नाटक, सीरियल या फिल्म कभी देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो शक्तिमान देख लेना एक बार बच्चों का सीरियल हुआ करता था शक्तिमान। तो शक्तिमान के अंदर आपने देखा होगा, स्पेस में जाता आदमी तो जैसे तैर रहा होता है, वो सीधा खड़ा नहीं होता जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। तो इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का ना होना। आप गुरुत्वीय संतुलन बनाए हुए हैं, आपकी बॉडी के केंद्र से भी गुरुत्वीय बना हुआ है, तब जाके आप क्या है, आप खड़े हैं। पीसा की मीनार सुना आपने, झुकी हुई है लेकिन गिर नहीं रही है, वो भी गुरुत्वीय संतुलन के कारण, उसके केंद्र से गुरुत्वीय संतुलन है। तो वही चीज़ ये है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, तो इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति। क्या है, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी फोर्स, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी फोर्स। तो यहाँ लिखता हूँ मैं तो हिंदी में ही लिख रहा हूँ क्योंकि सभी विद्यार्थी हमारे हिंदी मीडियम से ही हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति, है ना, ये मैं बोल देता हूँ कभी कभी इंग्लिश में ताकि आप लोग है ना समझ पाएँ सोच। और कोई इंग्लिश मीडियम का भी देखता होगा बाय द वे गलती से, तो कुछ वर्ड उसके काम के भी रहें तो अच्छा ही है। तो एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी फोर्स बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव, अभाव क्या, अनुपस्थिति। अभाव तो होता है कि थोड़ा कम रहे, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग। देखना बहुत शानदार क्वेश्चन है। चंद्रमा की, वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्यों। अब देखो, पृथ्वी का तो मैंने अभी अभी पलायन वेग बताया था आपको, ये कि 11.2 किमी पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो 11.2 किमी की दूरी तय करे, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को और जितने भी मतलब इसके जो भी क्या जितने भी सतह हैं उन सबको पार करते हुए बाहर निकल जाए अंतरिक्ष में। अगर इस स्पीड से कोई वस्तु जा रही है तो वो पृथ्वी का पलायन वेग कहलाएगा और पृथ्वी की हद से बाहर निकल जाएगा, हैं 11.2 किमी पर आवर की स्पीड से। तो ये पूछ रहा है कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग जो है, चंद्रमा की सतह पर वो पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम क्यों है, यानी अब इसका पलायन वेग का मान कम है, किसका, चंद्रमा का। तो इसका कारण क्या है, वो कम क्यों है, हैं ये पूछ रहा है ये। तो इसका कारण ये है कि उसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या। तो पहले तो मैं लिख देता हूं यहाँ क्यों। तो चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, कम है ना, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा उपग्रह है, हैं, तो और पृथ्वी ग्रह है, और पृथ्वी कई गुना बड़ा है उससे। तो मैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए आपको यहाँ प्रयास करता हूँ, समझने की कोशिश करना। आप मार्कर चेंज कर दें यहाँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना आप। ये तो है पृथ्वी, ये मान के चलो है पृथ्वी, अर्थ है, और ये है आपका चंद्रमा। यहाँ नहीं बनाएंगे,
ये आपका चंद्रमा है, ऐसा ऐसा निशान दिखता है नीचे से भी है। ये मून है, ये अर्थ है और ये मून है। अब पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6368, ध्यान से देखो इधर, 6368.1 किमी है। अब त्रिज्या क्या होती है, ये सेंटर पॉइंट से ये दूरी, ये सेंटर पॉइंट से, तो 6378.1, तो 6378 यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6378 है। तो ये पूरा राउंड बनाएगा वृत्ताकार। तो पृथ्वी कितनी बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी है, लगभग बहुत बड़ी है पृथ्वी। उसके बाद चंद्रमा की बात करें तो 1737.1 किमी, ये चंद्रमा का जो रेडियस है। तो एक तो दूरी आपको बोला जाए कि आप 1737 किमी की दूरी तय करो, और एक आपको बोला जाए कि आप यानी 1737 किमी की दूरी तय करो, और एक आपको बोला जाए कि 6378 किमी की दूरी तय करो। तो कहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, आप बताइए टाइम कहाँ ज़्यादा लगेगा, जिसकी दूरी ज़्यादा है। तो यही एक कारण है मेन कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। इसी कारण चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। ये आपको कारण बता दिया। पहले तो ये बताया कि क्यों कम होता है, और मतलब कम क्यों होता है वो बता दिया, और उसको डिस्क्राइब कर दिया, मैंने समझा दिया। ये पृथ्वी की त्रिज्या, ये चंद्रमा की त्रिज्या। दूसरी एक काम की बात बताता हूँ, आप लिख लेना, क्योंकि अब मैं यहाँ लिख नहीं पाऊँगा। चंद्रमा का जो आयु काल माना गया है 4.53 बिलियन ईयर्स माना गया है, और पृथ्वी का 4.54 बिलियन माना गया है। एज, आयु, यानी एक निर्धारित काल से निकाला गया है साइंटिफिक तरीके से। नासा वगैरह ने, इसरो वगैरह ने, जितने भी हैं, जिन्होंने भी दिया है, मेरे को इतना याद है कि पृथ्वी का 4.54 बिलियन ईयर्स है और चंद्रमा का 4.53 बिलियन ईयर्स माना गया है। ग्रेविटी फोर्स की बात करें, लिख लेना इन पॉइंटों को, हैं। चंद्रमा पे भी तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के नहीं 1/6 भाग है ना, 1/6 से गुणा कर देते हैं हम, है ना। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जी है पृथ्वी के लिए, जी, उसका मान है 9.8, और जो चंद्रमा का है वो 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान है, जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है एक्सीलरेशन, ग्रेविटी एक्सीलरेशन, उसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पृथ्वी का है, और चंद्रमा का कितना है 1.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको लिख लेना आप, हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप ध्यान से देखते रहो, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, और आप इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखें और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। भारहीनता की स्थिति, देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। भारहीनता की स्थिति, जो भारहीनता की स्थिति कहलाती है। अब भारहीनता से क्या तात्पर्य है कि जिसमें वजन ही नहीं है, भारहीनता की स्थिति किस कारण से होती है, तो गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण, यानी बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण वहाँ नहीं है। तो मैं यूँ लिखूँ इसको, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। अरे भाई, कोई भी चीज़ हमें भारी क्यों लगती है, क्यों लगती है भारी, क्योंकि हम उसको उठाते हैं, तो उसके अंदर पहली चीज़ तो क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके ऊपर, हैं। तो भार महसूस, हमारा भार महसूस क्यों होता है, गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति के कारण। जब हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर भारी नहीं है, हवा है हम, तो फिर अभी बताया ना मैंने कि अभी तो यूँ खड़े रहते हैं ज़मीन पे, और जैसे अंतरिक्ष में जाओगे यूँ हो जाओगे, यूँ तैरते रहोगे, किधर भी जा रहे हो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगेगा दिव्य शक्ति आ गई आपके अंदर, ऐसे ऐसे घूमते रहोगे आप, हैं, ऐसे ऐसे
गति करते रहोगे आप, ये स्थिति है वहाँ पर। तो और एग्जाम्पल के लिए अगर ज़्यादा समझना हो तो वो शक्तिमान सीरियल देख लेना एक, आपको उसके अंदर सब दिख जाएगा कि अंतरिक्ष में आदमी कैसे रहता है। अगर बाहर गलती से निकल गया तो फिर वो कभी आ भी नहीं पाएगा इधर ज़मीन पे, अपने यान से बाहर निकल गया ना तो कभी ज़मीन पे आ भी नहीं पाएगा, तैरता रहेगा उधर ही। तो भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण है। लोलक की समयावधि टाइमलाइन है, कोई लोलक है, लोलक छड़ लोलक वगैरह इस तरीके के लोलक होते हैं। तो लोलक की जो समयावधि है, लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक जो है आपने देखा होगा इस तरीके का होता है, ये यहाँ से लटका दिया जाता है और ये कोई छड़ लोलक है मान के चलो। अब इसकी समयावधि से क्या तात्पर्य है कि यदि मैं इस सेंटर बिंदु से इस लोलक को यहाँ लाऊं पकड़ के हाथ से, और यहाँ से जब हम छोड़ेंगे तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, यहाँ में अपनी साम्य स्थिति पे आएगा जहाँ पे वो साम्य अवस्था में है, और फिर यहाँ से उतनी ही दूरी पर इधर जाएगा, फिर वो इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो ये दोलन काल कहलाता है इसका। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है वो किस पर निर्भर करता है? इस लोलक की लंबाई पे। ध्यान रखना इस बात को, इस लोलक की लंबाई पे। अगर इसकी लंबाई आप देख लेना प्रैक्टिकल करके, किसी चीज़ को बहुत लंबा कर दोगे आप, जैसे झूला देखा आपने बैठ के आप लोग झूलते हैं, झूले की लंबाई यानी ऊंचाई, पेड़ जितना ऊंचा होगा और जितनी आपकी लंबी रस्सी से झूला बंधा है उतना ही झूला क्या दूर तक जाता है, तो उसको जाने में और वापस आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। और किसी खंबे उम्बे को गाड़ के लोहे के छोटा सा झूला बना लेना किसी बच्चे के लिए और उसको बिठा के धक्का देना, तो पता चला कि धक्का दिया वो यहाँ तक गया और वापस आ गया, तो उसमें समय कम लग रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि लोलक की समयावधि टाइमलाइन किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई पर। मैं यहाँ लिखता हूँ, लोलक की लंबाई पर। आप समझ गए होंगे, लोलक की लंबाई जितनी होगी उसका दोलन काल उतना ही बड़ा हो जाएगा, यानी उसके आने और जाने के जो दोलन करेगा वो, उसका लंबाई उतनी, दूरी उतनी ही बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ जाएगी तो समय भी उसका क्या ज़्यादा हो जाएगा। तो लोलक की लंबाई पर डिपेंड करता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़ता है। तो ये आपके आज के इस सीरीज़ के 12 प्रश्न हो गए। प्रश्नों की संख्या हमारी 24 हो गई टोटल। तो अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे और मैंने जो समझाया वो आप समझ पाए, तो आपको समझ में आया होगा कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें। और इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है वो सब्सक्राइब कर लें, वो फ्री है। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि चार्ज तो नहीं है, कहीं पैसे तो नहीं कटते हैं, ऐसे कई स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे पूछा है। तो मैं बता दूं, इस चैनल पर कभी भी कभी भी पेड कोर्स नहीं आएगा। पेड कोर्स पैसे कभी नहीं लिए जाएंगे, चाहे ये कितना भी इस पर स्टूडेंट पढ़े, कुछ भी हो, ये हमेशा फ्री ही पढ़ाया जाएगा। कोई चार्जेस नहीं रहेगा, ना PDF के ना कोर्स के। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें तैयार कर रहा हूँ अपने हाथों से लिख के, मैं वो सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल कराऊँगा यहाँ से, कोई पैसा नहीं लूँगा इस चैनल के ऊपर कभी भी। तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें और मिलते हैं ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। आप मैथ्स की भी तैयारी करें इस चैनल पर और साइंस भी अच्छे से पढ़ें, डिस्क्रिप्शन भी रहता है, प्रश्नों का संग्रह भी आ रहा है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।